हाय फ्रेंड्स, मैं पीके सिंघल एक बार पुनः ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जो है राजस्थान में 3 प्रकार के रिवर सिस्टम पाए जाते हैं। पहला जो है बंगाली खाड़ी का सिस्टम है। तो जो अरावली पर्वत के पूर्वी भाग की नदियाँ हैं वो बंगाली खाड़ी में जाती हैं, और अरावली पर्वत के जो पश्चिम भाग की नदियाँ हैं वो अरब सागर में जाती हैं, और उत्तर और पश्चिम में जो राजस्थान की नदियाँ हैं वो आंतरिक हैं। तो आज हम जो है सबसे पहले बंगाली खाड़ी के सिस्टम में देखें कौन कौन सी राजस्थान की नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। और मैंने ये भी बता दिया था आपको कि बंगाल की खाड़ी की कोई नदी डायरेक्ट नहीं जाती है, वो पहले यमुना में जाती है और फिर गंगा में होते हुए बंगाली खाड़ी में जाती है। तो आइए सबसे पहले हम मैप्स पर देखते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाली खाड़ी में जाती हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये यहाँ पर जो है ये विंध्याचल पर्वत है, और ये विंध्याचल पर्वत और काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। विंध्याचल पर्वत भी अरावली पर्वत की तरह एक बहुत प्राचीन पर्वत है, और राजस्थान में मैंने आपको बताया था अधिकांश नदियाँ मध्य प्रदेश से जो आती हैं वो विंध्याचल पर्वत से आती हैं। ये विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में हैं, और यहाँ से जो राजस्थान की नदियाँ अधिकांशतः आती हैं। तो राजस्थान में अधिकांश नदियाँ विद्यार्थियों मध्य प्रदेश साइड से आती हैं। तो देखिए, ये मैंने बताया था ये यमुना नदी है, और यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है, और उसके बाद ये है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में होते हुए अंत में इनका जल कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो राजस्थान की जो नदियाँ बंगाली खाड़ी के सिस्टम से जुड़ी हुई हैं वो गंगा और यमुना की सहायक नदियां हैं ना, मैंने बताया था आपको। तो देखिए विद्यार्थियों, ये यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये उत्तर में बहते हुए, और ये इधर चित्तौड़गढ़ साइड में होते हुए, और ये कोटा के पास होते हुए, और इधर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए ये यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। इसका नाम है चंबल नदी। तो चंबल नदी यमुना तंत्र का भी भाग है और गंगा तंत्र का भी भाग है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है कि चंबल नदी यमुना तंत्र, गंगा तंत्र और बंगाल की खाड़ी सिस्टम तीनों का भाग है। और देखिए कौन सी नदी हैं। एक विद्यार्थी यहाँ पर ये जयपुर से निकलकर ये बाणगंगा, भरतपुर होते हुए ये यमुना में मिल जाती है। तो बाणगंगा भी जो है ये बंगाल की खाड़ी के सिस्टम का पार्ट है। एक नदी करौली से निकलकर और इधर ये भरतपुर में होते हुए, और फिर ये जो है यमुना, ये थोड़ा सा हिस्सा इसका जो है ये धौलपुर में भी आता है, वो भी अपन अलग से पढ़ेंगे जब उसमें बताऊंगा आपको। यह है गंभीर नदी, ये करौली से निकलती है। तो विद्यार्थियों देखिए, 3 ही नदियां हैं राजस्थान की जो डायरेक्ट जाकर चंबल नदी में मिल जाती हैं, बाकी जो है वो इनकी सहायक नदियां हैं। तो 3 मेन रिवर्स जो हैं है ना, चंबल नदी है विंध्याचल पर्वत से निकलकर, और ये पूरे हाड़ौती क्षेत्र में बहते हुए इधर, और ये यूपी में चली जाती है और फिर यमुना में मिल जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर, दौसा, भरतपुर होते हुए इधर ही यमुना में मिल जाती है, और गंभीर नदी है जो करौली से निकलकर और इधर यूपी होते हुए यमुना में मिल जाती है।
तो इस तरह से, और देखिए इसके अलावा जो अन्य नदियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, अब देखिए ये बनास नदी है ना। फिर बनास की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो अलग से पढ़ेंगे अपन। बनास की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं वो सब चंबल के द्वारा, यहाँ से चंबल में आती हैं और चंबल से होके बंगाली खाड़ी में चली जाती हैं, है ना। फिर बहुत सारी नदियाँ इसमें। फिर देखिए इधर से ये एक काली सिंध नदी आकर निकलती है, ये निकल रही है इधर से विंध्याचल पर्वत से। एक ये परवन नदी है, ये भी निकलकर झालावाड़ होते हुए ये यहाँ पर 12 में काली सिंध में मिल जाती है। और एक नदी और है इधर, ये पार्वती नदी है जो ये भी जाकर चंबल में मिल जाती है। तो देखिए ये पूरी नदियाँ, ये पार्वती है, परवन है, ये काली सिंध है, और ये लास्ट में चंबल हो गई। तो देखिए क्रमशः ये नदियाँ चंबल, फिर काली सिंध, फिर परवन, फिर पार्वती। देखिए पहले एक बार क्रम भी पूछा था, है ना, पूर्व से पश्चिम नदियों का क्रम पूछ लेते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इधर की जो नदी है, क्योंकि इस साइड कौन सा हिस्सा कहलाएगा, ये पूर्व कहलाएगा, ईस्ट, और इधर पश्चिम कहलाएगा, तो बोलेंगे वेस्ट। तो इन 4 नदियों में देखिए सबसे पश्चिम में चंबल है, चंबल के बाद काली सिंध है, फिर परवन है, फिर पार्वती। यदि इस क्रम से, यदि पूर्व से पश्चिम चले तो पहले पार्वती है, फिर परवन है, फिर काली सिंध है, फिर चंबल। इस तरह के क्रम भी पूछ ले जाते हैं। तो ये देखिए पूरी नदियां हैं, और ये पूरा सिस्टम मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सिस्टम जो है, ये अरावली पर्वत जो हैं ये जलविभाजक का कार्य करते हैं। और यहाँ से मैंने बताया था अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, और ये चित्तौड़ की तरफ जाके ये जो है इस तरह से यहाँ पर मुड़ जाते हैं। जो अरावली का मैंने बताया था जो पूर्वी किनारा है वो वाटर डिवाइड है। तो ये अरावली के पूर्वी राजस्थान की समस्त नदियाँ आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। इसको मैप पे भी देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, और ये आपको जो नीली दिखाई दे रही है चंबल नदी है। ये इधर जनापाव की पहाड़ी से निकलकर, ये फिर मैं अलग से डिटेल बताऊंगा अभी, और ये राजस्थान में यहाँ प्रवेश कर रही है। फिर ये आप देखिए पूरे राजस्थान में होते हुए मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा बनाते हुए आगे यूपी में जो है यमुना में मिल जाती है। तो ये चंबल नदी पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये जयपुर है, यहाँ से ये बैराट की तहसील से बाणगंगा निकलकर और ये जाके यमुना में मिल जाती है। और ये जो करौली है, यहाँ पर ये करौली वाला ये जो आपको दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट, ये करौली है। यहाँ ये जो है नातोदी तहसील है। नातोदी तहसील से ये गंभीर नदी भरतपुर में होते हुए कुछ धौलपुर में होते हुए और फिर ये जाके यमुना में मिल जाती है। तो ये पूरा पूर्वी राजस्थान का जो सिस्टम है वो सारा बंगाली खाड़ी से संबंधित है। तो देखिए मैंने ये तो आपको पूरे सिस्टम के बारे में बताया कि कौन कौन सी नदियां हैं जो बंगाली खाड़ी में जाती। अब जो है हम पहले चंबल नदी की विशेषताएं देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपके आते हैं वो चंबल नदी को लेकर आते हैं। देखिए विद्यार्थियों, मैंने कहा था चंबल नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है, और भी इसकी बहुत सारी नदियां हैं जो विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। तो विंध्याचल पर्वत देखिए, एक मैं स्केच मैप बना रहा हूं और उसके द्वारा आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा। ये विंध्याचल पर्वत जो है मध्य प्रदेश में है। तो राजस्थान की अधिकांश नदियाँ ये इस पर्वत क्षेत्र से आती हैं।
तो देखिए, सबसे पहले हम चंबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है और जो स्थानीय पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है जना पाव की पहाड़ी। ये विंध्याचल पर्वत का ही एक पार्ट है, जना पाव की पहाड़ी। और यहाँ पर आप देखिए 616 मीटर की ऊंचाई से चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का उद्गम जना पाव की पहाड़ी से होता है। जना पाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत का पार्ट है और ये मध्य प्रदेश से निकलती है। और देखिए, ये जो इसका ज़िला है इंदौर है। ये इंदौर ज़िले में एक जगह है, उसको बोलते हैं महू। इंदौर ज़िले में महू के पास से ये नदी निकलती है, ठीक है। और ये देखिए उत्तर की ओर बहती है। मैंने आपको बताया था कि हाड़ौती की जो नदियां हैं वो उत्तर की ओर बहती हैं। तो ये देखिए यहाँ से निकलकर और उत्तर में बहते हुए और ये पूरा हाड़ौती में बहते हुए, फिर ये इधर यूपी में बहते हुए, और ये कहाँ मिल रही है, यमुना नदी में जाकर। और यमुना नदी से कहाँ जाएगी, गंगा नदी में जाएगी। तो ये देखिए पूरा सिस्टम हो गया। तो ये देखिए ये है यमुना नदी। देखिए मैप पर इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको कभी भी नहीं भूलोगे। ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो मैप से ज़्यादा समझ में आता है ना। लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, सारी चीज़ें मैप्स पर आप याद करो। जितना अच्छा आप मैप्स पर याद करेंगे उतना अच्छा याद होगा। तो देखिए जना पाव की पहाड़ी से निकलकर और उत्तर में बहते हुए और फिर ये उत्तर पूर्व में बहते हुए यमुना नदी में जा रही है। तो उद्गम तो ये हो गया जना पाव की पहाड़ी। अब इसका जो है लास्ट में ये यमुना में कहाँ मिलती है ना। तो देखिए यहाँ पर जो यमुना में जो ज़िला है वो है इटावा। यमुना में ये इटावा ज़िले में जो तहसील है मुरादगंज तहसील में, और गांव है विद्यार्थियों चकरपुर या चकरपुरा नामक गांव में यमुना में मिल जाती है। तो इटावा के निकट मुरादगंज और उसके निकट चकरपुर गांव में ये यमुना में मिल जाती है ना। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और ये गंगा यमुना का संगम मैंने बताया था इलाहाबाद में होता है। और लास्ट में ये नदी कहाँ जा रही है, बंगाल की खाड़ी। देखिए पूरा स्केच मैप बना दिया मैंने, सारी चीज़ें ऑन मैप से याद हो जाएंगी आपको। अब देखिए इसमें क्या क्या विशेषताएं हमें याद रखनी है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ से होता है। तो देखिए यहाँ पर हम पॉइंट्स हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं। देखिए एक जगह है चौरासीगढ़। ये चौरासीगढ़ कहाँ पर पड़ता है, मंदसौर, जिला मंदसौर में पड़ता है, एमपी में। तो ये चौरासीगढ़ के निकट है ना, चौरासीगढ़ तो एमपी में आता है। तो चौरासीगढ़ के निकट से राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में जो ये ज़िला है, किस ज़िले में प्रवेश करती है, वो है चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान में आपसे पूछे चंबल नदी किस ज़िले में प्रवेश करती है, चित्तौड़ ज़िले में प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ ज़िले में भी एक तहसील है भैंसरोड़गढ़। तो आपको ये बताना है, राजस्थान में ज़िला पूछे तो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, और जो छोटा स्थान पूछे तो फिर भैंसरोड़गढ़ है। भैंसरोड़गढ़ तहसील में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और मध्य प्रदेश में चौरासीगढ़ के निकट ये जो है स्थान है जहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए जब ये नदी थोड़ी आगे जाती है तो यहाँ से देखिए विद्यार्थियों, ये नदी इस जगह एक वाटरफॉल में आती है और ये 60 फीट नीचे होके पुनः बहने लगती है
है ना। तो ये स्थान जहाँ पर एक वाटरफॉल है इसका नाम है चूलिया जलप्रपात। ये बहुत आता है, बड़ा चर्चित प्रश्न रहा है आरपीएससी का कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो ये देखिए, ये भैंसरोडगढ़ तहसील में ही पड़ता है। तो भैंसरोडगढ़ के निकट ये नदी जलप्रपात बनाती है और ये जलप्रपात कितना है, लगभग 60 फीट ऊंचा है। तो ये नदी यहाँ पर जो है भैंसरोडगढ़ के पास जो है एक वाटरफॉल बनाती है और 60 फीट नीचे जाकर गिरती है। तो ये भी आपसे पूछ, तो देखिए चित्तौड़ से संबंधित दो बातें हो गई। एक तो चित्तौड़ जिले में प्रवेश कर रही है भैंसरोडगढ़ तहसील में, दूसरा यहाँ चूलिया जलप्रपात इस पर स्थित है। और देखिए विद्यार्थियों, यहाँ से फिर ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आई या चित्तौड़ जिले में प्रवेश कर रही है। अब इसके बाद यहाँ देखिए कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है। इधर जो है कोटा जिला है और इधर जो है बूंदी जिला। तो ये कोटा और बूंदी जिले की सीमा बनाती है। और जो कोटा शहर है वो इसके किनारे स्थित है, चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो कोटा में ये कोटा बूंदी की सीमा बना रही है और कोटा जो सिटी है वो इसके किनारे स्थित है। कहते हैं ना, कोटा किस नदी के किनारे है, चंबल नदी के किनारे है। ये नदी कौन सी हो गई, चंबल, है ना। तो देखिए पूरा ऐसे जा रही है उत्तर की ओर, है ना। तो चंबल नदी कोटा बूंदी की सीमा बनाती है। और देखिए ये नदी 84गढ़ से लेकर और कोटा तक बहुत गहरी घाटी बनाती है। गहरी घाटी, इसकी जो घाटी है काफ़ी गहरी होती है। कहाँ तक, कोटा तक, है ना। कोटा के यहाँ तक इसकी 84गढ़ से लेकर कोटा तक गहरी घाटी बनाती है, जिसको हम बोलते हैं विद्यार्थियों गॉर्ज। कई बार आता है राजस्थान में कौन सी नदी गॉर्ज बनाती है। तो देखिए क्या होता है, जब नदी बहुत पुरानी हो जाती है तो अपर्दन करते 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 वो अपनी घाटी को काफ़ी गहरा कर देती है। तो इस तरह की जो गहरी घाटी है उसको हम ज्योग्राफी में गॉर्ज कहते हैं। हिंदी में कहते हैं खड्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं, खड्ड, खड्डा जैसे बनाती है ना। और जब ये बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है तो हम ज्योग्राफी में इसको बोलते हैं केनियान। तो आने वाले समय में बहुत लंबे समय बाद हम कभी हो सकता है कि ये कहें कि ये केनियान बनाती है। केनियान का मतलब होता है महाखड्ड, महाखड्ड। आपको पता है विश्व में अमेरिका में सबसे बड़ा केनियान है, इसको बोलते हैं ग्रांड केनियान, नाम सुना होगा आपने। विश्व का सबसे गहरा खड्ड जो है अमेरिका में है, इसका नाम है ग्रांड केनियान और ये कोलोरेडो नदी के द्वारा बनाया जाता है। अमेरिका की प्रसिद्ध नदी है कोलोरेडो, जिसने विश्व की सबसे गहरी घाटी बना दी है, जिसको ग्रांड केनियान कहते हैं। तो ये जो है राजस्थान में आपसे पूछे कि कौन सी नदी जो है गॉर्ज बनाती है गहरी या किस नदी की घाटी सबसे गहरी है, तो आपको बोलना है चंबल नदी की। तो 84गढ़ से लेकर और ये कोटा तक एक गहरी घाटी बनाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए आगे जो है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिला हो गया, है ना। फिर कोटा में बहती है, फिर बूंदी में बहती है, कुछ 6 जिलों में बहती है। आगे देखिए जो है 3 जिले और आएंगे यहाँ पर इन क्षेत्रों में। यहाँ पर 1, 2 और 3 जिले कौन कौन से हैं देखिए। यह है सवाई माधोपुर, हाड़ौती के बाद ये सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करती है, ये वाला, ठीक है। फिर ये सेकंड है करौली, इसका पड़ोसी है करौली।
तो सवाई माधोपुर से नदी करौली ज़िले में जाती है, और फिर ये आपका लास्ट में ज़िला है धौलपुर। तो इसके बाद ये धौलपुर ज़िले में चली आती है। तो ये देखिए 6 ज़िलों में बह रही है। प्रवेश कहाँ कर रही है? चित्तौड़ ज़िले में। फिर कोटा बूंदी की सीमा बनाती है, तो 3 ज़िले हो गए। और फिर ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में होते हुए ये आगे का हिस्सा यूपी में है। यहाँ के बाद देखिए यहाँ से लेकर, और अपन ने कहाँ बताया था, ये यहाँ तक, ये हिस्सा पूरा राजस्थान में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद ये यूपी में चली जाती है, और देखिए ये यूपी और एमपी की सीमा भी बनाती है। यहाँ पर यूपी में जाकर चंबल नदी एमपी और यूपी की सीमा बनाती है। और उससे पहले राजस्थान में ये नदी, ये जो ज़िले आपको 3 ज़िले यहाँ पर मैंने बताए हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये नदी राजस्थान और एमपी की अंतर्राज्य सीमा भी बनाती है। अंतर्राज्य सीमा, तो कोई पूछ सकता है कि राजस्थान में कौन सी नदी राजस्थान एमपी के अंतर्राज्य सीमा बनाती है? तो यह है चंबल नदी, जो 252 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्य सीमा बनाती है। तो चंबल नदी यहाँ पर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बना रही है, और फिर जाकर आगे यूपी में यूपी एमपी की सीमा बनाती है, और लास्ट में यमुना नदी में मिल जाती है ना, चकरपुर गांव में, मुरादगंज के निकट, इटावा जिले में। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने पूरा स्केच मैप बना दिया, और इस तरह से जो है आपको मैंने समझाया है कि ये कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। इसको अच्छे से एक बार आप और एटलस में देखें, और फिर आप एक एक स्थान को देखें, तो सारी चंबल नदी आपको याद हो जाएगी। अब देखिए इसके कुछ विशेषताएं हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं। इसके प्राचीन नाम आपसे पूछ सकते हैं। इसका प्राचीन नाम है कामधेनु या चर्मण्यवती। किस नदी को कामधेनु या चर्मण्यवती कहा जाता है ना? चंबल नदी को कहा जाता है। और देखिए दक्षिण से उत्तर बहने वाली यह भारत की, राजस्थान की नहीं, भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए इसकी एक विशेषता है कि दक्षिण से उत्तर बहने वाली, राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको ध्यान रखना, ये अक्सर आ जाता है। इसकी जो है लंबाई वैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है, ये पूछते नहीं है, पर 1051 किलोमीटर है। यह राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ना। मैंने पिछले वीडियो में भी बात बता दी थी कि जो बनास है वो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, परंतु जो चंबल है वो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। इसको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये देखिए और क्या विशेषता है। देखिए यह नदी है ना उत्खात स्थलाकृति के लिए जानी जाती है। बहुत आता है कि कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्खात को हम बोलते हैं विद्यार्थियों बैडलैंड टोपोग्राफी। बैडलैंड टोपोग्राफी, जब ज़मीन खराब हो जाती है तो ऐसी टोपोग्राफी को हम बैडलैंड कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है मैंने बताया था ज़मीन उबड़ खाबड़ ऐसे हो गई। चंबल नदी ऐसे इस तरह से देखिए आप, मैंने है ना चित्र के माध्यम से भी समझाया था पहले भी आपको।
कि कुछ भाग ऊपर हो गए, कुछ गड्ढे नुमा क्षेत्र हो गए, है ना, बताया था ना आपको। तो देखिए जो ऐसे क्षेत्र हैं जो गहरे गहरे गड्ढे बन गए, इसको तो हमने क्या बोला था, बीहड़। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेवाइंस। तो जो गड्ढे नुमा क्षेत्र हैं, गहरे गहरे गड्ढे बन गए, वो तो हो गए बीहड़। और जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं, इसको हम बोलते हैं डांग क्षेत्र या डांग लैंड। तो इसके कारण जो है, जो चंबल नदी का जो ये क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ तक का सारा, इधर कोटा के बाद जो है, ये देखिए कोटा के बाद ये सारा आपको बीहड़ युक्त क्षेत्र दिखाई देगा। और मैंने बताया भी था सबसे ज़्यादा बीहड़ धौलपुर में है, डांगलैंड की रानी करौली को बोलते हैं, है ना, पहले मैंने आपको बताया था। डांग लैंड की रानी किसको कहते हैं, करौली को, है ना। और सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं, धौलपुर में। तो इसलिए जो है सारी ज़मीन उबड़ खाबड़ गड्ढों में और ऐसे इस तरह की टीलों में कन्वर्ट हो गई। इसको हम बोलते हैं उत्खात स्थलाकृति। और ये विशेष रूप में ये जो यहाँ का क्षेत्र है, ये आपका सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र, ये इसमें ये उत्खात स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है। तो चंबल नदी की जो है बहुत सारी विशेषताएं। और देखिए क्या विशेषताएं हैं, सर्वाधिक सतही जल देने वाली नदी, राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल देने वाली नदी है ये। देखिए पड़ोसी राज्यों से राजस्थान को जो कुल जल मिलता है वो 145 लाख एकड़ फीट जल प्राप्त होता है पड़ोसी राज्यों से, क्योंकि ये नदी चंबल जो है पड़ोसी राज्य से आ रही है। फिर इसके अलावा जो है आपको पता है उत्तर में सतलज है, रावी है, व्यास है, इसका भी जल आता है। माही नदी भी दूसरे राज्यों में भी बहती है। तो इस तरह से जो पड़ोसी राज्यों से कुल जल हमें प्राप्त होता है वो 145 लाख एकड़ फीट जल है। इसमें से जो चंबल है, सब जो राजस्थान की नदियों में इसमें चंबल और माही दो फेमस हैं। तो 16 लाख एकड़ फीट जल हमें अकेले चंबल से प्राप्त होता है। तो चंबल से हमें अकेले 16 लाख एकड़ जल फीट प्राप्त होता है। टोटल जो पड़ोसी राज्यों से जो नदियां राजस्थान में आ रही हैं उससे कुल 145 लाख एकड़ फीट जल मिलता है, उसमें से 16 लाख एकड़ फीट जल हमें चंबल से प्राप्त होता है। ठीक है, देखा आपने, ये लाख एकड़ फीट LAF है ना। और देखिए चंबल नदी का ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सर्वाधिक बांधों वाली नदी। राजस्थान में आपसे पूछे सर्वाधिक बांध किस नदी पर हैं, तो चंबल नदी पर है। तो राजस्थान में सर्वाधिक बांध वाली नदी है ना। तो हम देखिए इसकी चंबल परियोजना है, उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में। तो देखिए कौन कौन से बांध हैं, मोटे रूप से मैं आपको यहाँ बता दूं। तो देखिए यहाँ पर ये चंबल जारी है, देखिए इस पर जो है 4 बांध है। 4 बांध राजस्थान में किसी भी नदी पर नहीं है। 1, 2, 3 और 4। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, इसकी हम डिटेल जो है अलग से परियोजना के द्वारा पढ़ेंगे। जवाहर सागर और
कोटा में है कोटा बैराज। ये जो चंबल घाटी परियोजना है उसमें इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे। तो आप देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक बांधों वाली नदी कौन सी है? चंबल है। इसमें क्रमशः यदि देखें तो नीचे गांधी सागर है, फिर अनंतताप सागर है, फिर जवाहर सागर है, फिर कोटा। और देखिए इसमें से एक बांध जो है राजस्थान में नहीं है, वो गांधी सागर है। ये कई बार RAS स्तर की परीक्षाओं में पूछा गया है, चंबल परियोजना का कौन सा बांध राजस्थान में स्थित नहीं है? तो आपको उत्तर देना है गांधी सागर बांध। तो ये सर्वाधिक जल वाली नदी, सर्वाधिक बांधों वाली नदी है ना, ये इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए इसको और अच्छे से देखें। तो मैं आपको एक बार इसको और याद करा देता हूँ। तो ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ से चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले में महू के निकट से होता है 616 मीटर, 616 मीटर की ऊंचाई से। यहाँ से देखिए उत्तर की ओर बहती हुई यमुना में मिल जाती है। इसका अंतिम जो मीटिंग पॉइंट है वो यमुना में, वो इटावा ज़िले में है, तहसील मुरादगंज में, और गांव है चकरपुर, जहाँ पर ये यमुना से मिल जाती है। फिर देखिए राजस्थान में ये 84गढ़ के निकट, 84गढ़ तो मंदसौर MP में पड़ता है, इसके निकट है ना, ये जो है भैंसरोडगढ़ है, ये ना 84गढ़ के निकट चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रही है। कहाँ पर कर रही है? भैंसरोडगढ़ तहसील में। तो भैंसरोडगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद ये एक वाटरफॉल बनाती है, जहाँ पर नदी 60 फीट नीचे बहने लगती है। इसको बोलते हैं चूलिया जलप्रपात। ये भैंसरोडगढ़ में स्थित है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर यहाँ से नदी आगे कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, और जो है कोटा शहर इसके किनारे स्थित है। फिर आगे देखें तो 3 जिलों में, सवाई माधोपुर में, करौली में, धौलपुर में बहती है, और इसके बाद UP में जाकर और यमुना में मिल जाती है। ये 2 राज्यों के अंतर्राज्य सीमा बना रही है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की, और ये लंबाई है 252 किलोमीटर। और उसके बाद UP और MP की अंतर्राज्य सीमा बनाती है। यहाँ पर जो है ये नदी कई कारणों से फेमस है। यहाँ पर जो है गहरे गहरे गड्ढे हो गए, जिसको बीहड़ कहते हैं, और जो ऊपर के क्षेत्र हैं डांग क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये जो सारा क्षेत्र है चंबल नदी ने गहरे गहरे गड्ढों में कन्वर्ट कर दिया, इसको हम बीहड़ कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिवाइंस कहा जाता है। तो ये बीहड़ और डांगलैंड का क्षेत्र पूरा जो है उत्खात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान की कौन सी नदी उत्खात स्थलाकृति के लिए फेमस है? वो है चंबल नदी। इसका प्राचीन नाम है कामधेनु या चरमन्यवती। ये बहुत पूछा जाता है। दक्षिण से उत्तर बहने वाली यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1051 किलोमीटर। और देखिए राजस्थान में कितनी बहती है? 322 किलोमीटर। कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है, और ये अंतर्राज्य सीमा बनाती है 252 किलोमीटर। इसको ध्यान रखना। और ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान की सबसे लंबी नदी नहीं है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो बनास है, पर ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये नदी गॉर्ज बनाती है, गहरी घाटी को हम गॉर्ज कहते हैं, या हिंदी में खड्ड बनाते हैं, खड्ड बोलते हैं। तो ये 84गढ़ से लेकर कोटा तक तो गॉर्ज में बहती है, और आगे फिर ये मैदानी भाग में बहती है। तो देखिए लगभग सारी विशेषताएं आ गई। अब इसके बाद जो है इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको लेके जो प्रश्न आते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर मैं सहायक नदियों के बारे में बताऊंगा। देखिए विद्यार्थियों, चंबल नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसको अच्छे से समझते हैं हम। ये यमुना नदी बताई दिया आपको मैंने, और ये देखिए इधर जो है ये पूरा जो क्षेत्र है हमारा, ये विंध्याचल पर्वत का क्षेत्र है।
तो राजस्थान में मैंने आपको बताया कि अधिकांश नदियाँ हाड़ौती क्षेत्र में जो हैं वो सब विंध्याचल पर्वत से आती हैं और मध्य प्रदेश साइड से आती हैं, जो मैंने कल भी आपको मतलब पिछले वीडियो में ही बताया था आपको मैंने। तो ये जो है विंध्याचल पर्वत हैं। तो विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से कई नदियां राजस्थान में निकलती हैं जो चंबल की सहायक नदियां हैं, है ना। ये तो हो गई चंबल आपके। देखिए काली सिंध है, काली सिंध की सहायक नदी है परवन। एक ये आहू नदी है जो काली सिंध में मिलती है, और एक इधर है पार्वती नदी, ये भी विंध्याचल पर्वत से निकल रही है। तो देखिए पहले देखते हैं विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो ये हो गई आपकी पार्वती, ये हो गई परवन, ये हो गई काली सिंध, और ये हो गई आहू। ये मेन है, बाकी तो छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं। तो देखिए चंबल के साथ साथ जो है ये नदियां जो है विंध्याचल पर्वत से निकलकर और चंबल में आकर मिल जाती हैं ना। पूरा देखिए चंबल उत्तर की ओर बह रही है, और इटावा के निकट मैंने आपको बता दिया कि यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये नदी देखे कहाँ कहाँ पर, कहाँ तो ये काली सिंध मिल रही है, कहाँ पार्वती मिल रही है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए जो काली सिंध है ये यहाँ पर जो है एक जगह है नौनेरा, नौनेरा ये कहाँ पर पड़ता है, कोटा में। तो कोटा ज़िले में नौनेरा के पास जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। किस नदी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो बीच में आपकी मेन नदी है ये काली सिंध। ठीक है। और ये जो पार्वती नदी है ये एक गांव है पाली गांव, पाली जिला एक अलग है, पाली गांव अलग है। ये पाली गांव कहाँ पड़ता है, सवाई माधोपुर में। तो ये दो नदियां जो डायरेक्ट विंध्याचल पर्वत से आकर चंबल नदी में मिल रही हैं वो है पार्वती और काली सिंध। और कहाँ मिल रही हैं ये मैंने आपको बताया। देखिए जो काली सिंध है उसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास, मध्य प्रदेश में देवास के निकट से ये बहती है। और राजस्थान में एक गांव है बिंदा गांव, ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बिंदा गांव है झालावाड़ में, यहाँ पर जाकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और देखिए नौनेरा में मैंने बता दिया चंबल से मिल जाती है। और ये नदी कहाँ पर, देखिए परवन इससे मिल रही है। तो एक जगह है पलायता, बारां डिस्ट्रिक्ट में, बारां डिस्ट्रिक्ट में पलायता के पास परवन नदी काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो ये इसके कुछ मीटिंग पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो काली सिंध है वो आप देख रहे हैं विंध्याचल पर्वत से निकल रही है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, देखिए देवास से हो रहा है। देवास एमपी से पर्वत आए तो विंध्याचल पर्वत। और ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश कर रही है, बिंदा गांव में जो झालावाड़ में पड़ता है। परवन नदी काली सिंध में कहाँ मिल रही है, पलायता के पास। ठीक है। और ये नदी कोटा के पास नौनेरा नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है। ये जो हमारी है चंबल नदी है। देखिए मैप से ही आपको ज़्यादा अच्छा याद आएगा, याद भी इससे होता है, नहीं तो हम लिखते रहेंगे कुछ भी याद नहीं होगा। इसको मैप को 2-3 बार देखो, आपके नक्शे एकदम फोटो स्टेट की तरह दिमाग में छप जाते हैं। और जब हम याद करते हैं तो तुरंत वापस ऐसे कैसे याद आ जाते हैं। तो काली सिंध की और कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। और ये है राजस्थान में
इसकी जो है उद्गम मैंने बता दिया, देवास, विंध्याचल पर्वत से, देवास के यहाँ से निकल रही है। इसका जो प्रवेश है बिंदा गांव, झालावाड़ में है। ये छोटी नदियों का इतना पूछते नहीं है वैसे। और नौनेरा में ये चंबल से मिल जाती है ना। तो देवास से निकल रही है, बिंदा गांव में प्रवेश कर रही है, नौनेरा में चंबल से मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई है राजस्थान में 145 किलोमीटर है। और इसकी देखिए जो सहायक नदियों में एक तो हो गई परवन और एक हो गई आहू, है ना। फिर और भी सहायक नदियां हैं इसकी। काली सिंध की सहायक नदियां देखिए कौन कौन सी हैं, है ना। परवन बताई दी मैंने आपको, आहू बता दी, है ना। इसके अलावा अमजार, है ना, उजाड़, चंवली, है ना, छापी, निवाज आदि। तो देखिए काली सिंध की परवन, आहू, अमजार, उजाड़, चंवली, छापी, निवाज आदि सहायक नदियां हैं। तो ये हो गई काली सिंध और उसकी विशेषताएं। और देखिए जहाँ काली सिंध और ये आहू नदी मिलती है, यहाँ पर एक बड़ा फेमस दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जिसको भी विश्व विरासत श्रेणी में भी शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं कि गागरोन का दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये देखिए काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। गागरोन का दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है ना। यहाँ पर देखिए ये आहू नदी आ रही है, ये काली सिंध है, ये गागरोन का दुर्ग है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। ये ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो गागरोन का दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग माना जाता है। तो काली सिंध को लेके जो विशेष बातें थी वो मैंने आपको बता दी। देखिए जो पार्वती नदी है उसका उद्गम जो है ये यहाँ पर एक सेहोर जगह है, सेहोर जगह से निकलती है। और है ना राजस्थान में एक जगह है छतरपुर गांव करके, एक छतरपुरा गांव। रास्ता वैसे इन नदियों के छोटे नदियों के इतना नहीं आता है, पर फिर भी जो बता रहा हूँ छतरपुरा गांव के यहाँ से प्रवेश करती है और चंबल में कहाँ मिल जाती है, पाली गांव में। तो ये जो है तीनों नदियाँ काली सिंध, परवन, पार्वती और आहू, ये सब नदियाँ विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल में मिल जाती हैं। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और देखिए इधर से जो है यहाँ पर एक जगह है चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, बड़ा फेमस है। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं, भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। तो भैंसरोड, अब ये नदियाँ तो देखिए ये चंबल इधर से हम जाते हैं तो देखिए जो ये मेरा हाथ है कौन सा है, राइट हैंड है। तो ये दाएं तरफ से ये नदियाँ दाएं भाग से प्रवेश कर रही हैं, ध्यान रखना। और ये जो इधर की नदियाँ आएंगी वो बायां भाग है, इसलिए बाएं भाग से प्रवेश करती। तो कभी कभी यही पूछ लेते हैं, 4 नदी आपको दे देंगे, कौन सी नदी बाएं दिशा से मिल रही हैं, कौन सी दाएं दिशा से मिल रही हैं। तो चंबल यूँ जा रही है तो अपना हाथ ये दायां है,
तो इधर से जो आने वाली नदियाँ दाईं कहलाएंगी और इधर की बाईं कहलाएंगी। तो चित्तौड़ साइड से एक नदी आती है बामनी। तो बामनी नदी जो है इसका संगम कहाँ होता है? भैंसरोड दुर्ग के पास। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी एक तरह का जल दुर्ग है। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है ना, कई बार उपनाम में पूछ लेते हैं। तो बाएं तरफ से है ना आने वाली नदियों में बामनी हो गई। फिर आगे चलें तो देखिए ये इधर एक नदी जो है, जो ये सवाई माधोपुर में मैंने बताया था रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में। तो यहाँ पर देखिए कौन सी नदी आकर मिल रही है? बनास नदी। बनास नदी जो है चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसकी डिटेल हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। बनास नदी, इसका जो उद्गम है वो यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, बोलते हैं खमनौर की पहाड़ी, खमनौर की पहाड़ी। ये राजसमंद जिले से निकलती है और जो मैंने आपको बताया था राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, तो वो अपन इसकी डिटेल अलग से पढ़ेंगे। तो ये भी आप देख रहे हैं बाएं दिशा से आकर राजस्थान में मिलती है। इसके अलावा देखिए एक नदी जो है भीलवाड़ा में एक जगह है मांडलगढ़। मांडलगढ़ से निकलकर और ये नदी बूंदी डिस्ट्रिक्ट में कोटा और इसके बूंदी के पास कहीं जाके इसमें चंबल में मिल जाती है। इसका नाम है मेज नदी। बूंदी की बड़ी फेमस नदी है मेज नदी। तो मेज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? मांडलगढ़ से। मांडलगढ़ से ये नदी आकर यहाँ पर मिलती है। मेज नदी बहुत इम्पोर्टेंट है, बूंदी ज़िले में बहुत बहती है और ये जो है चंबल की सहायक नदी है और ये बाईं तरफ से आ रही है। और देखिए तीन नदियाँ ये ऊपर माल क्षेत्र से इसमें आके मिलती हैं। एक का नाम है बाजन, कुराल और एक का नाम है मांगली डोंगरी भी कहते हैं इसको। तो देखिए मेज नदी में ऊपरमाल क्षेत्र से तीन नदियां आकर मिलती हैं। कौन से क्षेत्र से आ रही हैं? ऊपरमाल। और आपको बताया था भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र ऊपरमाल का पठार कहलाता है। तो उस क्षेत्र से आकर ये तीन नदियां मांगली नदी में मिल जाती हैं, इसमें मेज नदी में मिल जाती हैं। तो बाजन, कुराल और मांगली किसकी सहायक नदी हैं? मेज नदी की। और इसमें जो मांगली नदी है इसकी एक सहायक नदी बड़ी फेमस है, घोड़ा पछाड़ है। हाड़ौती के लोग बहुत जानते हैं कि जब कोटा से और बूंदी साइड में जाते हैं तो रास्ते में तालेडा के पास आती है घोड़ा पछाड़ नदी। तो घोड़ा पछाड़ नदी मांगली की सहायक नदी है और इस नदी पर एक जलप्रपात भी है, एक बड़ा फेमस वाटरफॉल है भीमलत जलप्रपात। किस पर है? मांगली नदी पर। तो मांगली नदी जो है ये मेज की सहायक नदी है। मेज जो है मांडलगढ़ से आ रही है और ये बूंदी में बहते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। मेज की सहायक नदियां हैं बाजन, कुराल और मांगली। मांगली जो है उसकी दो चीज़ें फेमस हैं, एक तो घोड़ा पछाड़ बड़ी फेमस इसकी सहायक नदी है ना, जो तालेड़ा के पास बहती है, और एक इस पर वाटरफॉल है भीमलत जलप्रपात। वो कभी आपसे पूछे किस नदी पर है? मांगली नदी पर। और एक बूंदी जिले की छोटी छोटी पहाड़ियों से निकलकर एक नदी और आती है चाकन नदी। इस पर चाकन बांध भी है नैनवा में। और ये जो है एक जगह है करणपुर करके, ये सवाई माधोपुर जिले में है ना, वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ करणपुर। ऐसे बहुत कम इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चाकन नदी यहाँ पर सवाई माधोपुर में चाकन नदी करणपुर नामक जगह पर जाकर
चंबल से मिल जाती है। तो देखिए मैंने सभी सहायक नदियाँ आपको बता दी और उसकी विशेषताएं वगैरह बता दी जो पूछी जा सकती हैं आपसे। और देखिए वापस बता देता हूँ, चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी से निकलकर उत्तर में बहते हुए यमुना में मिल जाती है ना। उसके बारे में डिटेल पहले बता चुका हूँ मैं। अब जो ये दाएं तरफ से आ रही है राइट साइड से, इधर की नदियाँ लेफ्ट से आ रही हैं। तो इसमें काली सिंध है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? देवास एमपी से। और ये पलायता नामक स्थान पर परवन नदी आके इसमें मिल जाती है ना। और परवन और पार्वती मिलकर, सॉरी काली सिंध मिलकर ये चंबल में कहाँ मिल रही हैं? नौनेरा नामक स्थान पर मिल जाती हैं। काली सिंध का उद्गम देवास हो गया, प्रवेश बिंदा गांव झालावाड़, नौनेरा चंबल में मिल जाती है। इसकी लंबाई राजस्थान में 145 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं परवन, आहू, अमजार, उजाड़, चौली, छापी और नेवाज। ये इसकी सहायक नदियां हैं। पार्वती नदी सीहोर क्षेत्र से निकलती है और ये इधर से जाकर ये पाली गांव में सवाई माधोपुर में मिल जाती है। राजस्थान में इसका प्रवेश छतरपुर में या छतरपुरा नामक गांव में होता है। और एक गागरोन का दुर्ग मैंने बताया था, ये जो आहू नदी है और काली सिंध के संगम पर है, जिसे जलदुर्ग कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जलदुर्ग है, काली सिंध और आहू के संगम पर स्थित है। और एक इधर से जो नदियाँ आ रही हैं उसमें बामनी नदी, जो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है वहाँ पर जाकर चंबल से मिलती है, इसलिए ये भी एक जलदुर्ग है। मेज नदी मांडलगढ़ से निकल रही है, भीलवाड़ा से, और ये जो है चंबल में मिल जाती है, कोटा और बूंदी की सीमा के निकट। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं बाजन है, कुराल है, मांगली है। बाजन, कुराल, मांगली, ये तीनों मेज नदी में मिल जाती हैं। ये ऊपरमाल क्षेत्र से आती हैं। ऊपरमाल का क्षेत्र मैंने बताया था भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच। मांगली नदी की सहायक घोड़ा पछाड़ बड़ी फेमस है और इस पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। फिर चाकन नदी है, बूंदी जिले से ही निकलकर पहाड़ियों में से, और ये सवाई माधोपुर में करणपुर नामक स्थान पर चंबल से मिल जाती है। और सबसे बड़ी सहायक नदी बनास है, जो खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में चंबल से मिल जाती है। और यहाँ पर देखिए एक और नदी इधर से आती है, इसका नाम है सीप नदी, इसको बोलते हैं सीप। ये भी इधर मध्य प्रदेश साइड से आती है। और यहाँ पर देखिए त्रिवेणी है। यहाँ पर क्या है? त्रिवेणी। त्रिवेणी किन किन की हो गई? देखिए जगह कौन सी हो गई? रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ है? सवाई माधोपुर में। यहाँ तीन नदियों की त्रिवेणी हो गई, चंबल, बनास और सीप। चंबल, बनास और सीप की त्रिवेणी कहाँ पर है? रामेश्वर में। तो चंबल सिस्टम से संबंधित त्रिवेणी कहाँ पर हो गई? रामेश्वर में। क्या है? त्रिवेणी संगम। इसको कन्फ्लुएंस कह सकते हो आप इंग्लिश में। तो चंबल पर स्थित त्रिवेणी संगम कहाँ है? रामेश्वर। यहाँ पर जो है कार्तिक मास की जो पूर्णिमा का स्नान मेला बड़ा फेमस है रामेश्वरम का। रामेश्वरम एक जलप्रपात भी है यहाँ पर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। तो तीन देखिए मैंने आपको जलप्रपात बता दिए। चोलिया जलप्रपात जो भैंसरोडगढ़ के पास है, एक मैंने बताया था मांगली नदी पर है भीमलत जलप्रपात, और ये सवाई माधोपुर में रामेश्वरम जलप्रपात है। तो देखिए जो भी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में मैंने बताया, उनकी विशेषताएँ बताई। और देखिए कुछ जो है ये पार्वती की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसका उद्गम मैंने बताया आपको सीहोर क्षेत्र है ना, ये एमपी में है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। पाली गांव है ना, सवाई माधोपुर में, चंबल से मिल जाती है। इसका राजस्थान में प्रवेश छतरपुरा गांव है। इसकी सहायक नदियाँ
अंधेरी, विलास, लहासी और बेंथली, और भी एकदम, ये सबसे ज़्यादा फेमस। और देखिए विद्यार्थियों, एक दो दुर्ग और बड़े फेमस हैं जो अक्सर पूछ ले जाते हैं। एक तो है शेरगढ़ का दुर्ग। देखिए नदियों से संबंधित प्रश्नों में केवल ज्योग्राफिकल ही नहीं, हिस्ट्री के और कल्चर संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग आपसे अक्सर पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, परवन के किनारे। दूसरा देखिए, एक मनोहर थाने का दुर्ग है। ये भी दो नदियों के संगम के ऊपर स्थित है, परवन, और एक और सहायक नदी है काली खाड़ नदी। मनोहर थाने का दुर्ग परवन और काली खाड़ नदियों के किनारे। और एक जो गढ़ पैलेस कोटा का है, गढ़ पैलेस दुर्ग, ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो ये तीन दुर्ग भी बहुत फेमस है ना। शेरगढ़ का दुर्ग परवन नदी के किनारे, मनोहर थाने का दुर्ग परवन काली खाड़ नदियों के संगम पर है, और गढ़ पैलेस दुर्ग कोटा का चंबल के किनारे है ना। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो देखिए विद्यार्थी, मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको जो है स्केच मैप के द्वारा और ये सहायक नदियों के बारे में सारा बताया है। और इसको इतने अच्छे से आप इसको याद करें, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप मैप पर भी देखें इसको, तो इस तरह से इस मैप को 2-3 बार देखेंगे तो, क्योंकि हाड़ौती में मैंने बताया कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे संबंधित हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए इसके अलावा जो है इसमें जो है हाड़ौती के जो प्रमुख बांध हैं है ना, उसको भी मैं एक मैप के द्वारा आपको बना देता हूँ ताकि उसको आप अच्छे से याद कर सकें। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो प्रमुख बांध हैं, मैं एक छोटा सा आपको मैप बना के समझा रहा हूँ, बाकी इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक मैंने रफ स्केच मैप बनाया है। देखिए कोटा डिस्ट्रिक्ट, बूंदी डिस्ट्रिक्ट, बारां डिस्ट्रिक्ट और झालावाड़। कभी कभी खाली जो छोटे बांध हैं है ना, उसके बारे में आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो ये हाड़ौती के जो है इसमें सारी, क्योंकि चंबल नदी का सारा सिस्टम आ गया, तो ये भी आपको हाथ के हाथ याद हो जाएगा। बाकी जो परियोजना है उसकी डिटेल अपन अलग से बता देंगे। तो हाड़ौती के प्रमुख बांध, जो मैंने आपको नदियां बताई हैं उससे संबंधित प्रमुख बांध है ना। तो देखिए कौन कौन से हैं। देखिए 12 में अंधेरी बांध, विलास बांध, लहासी बांध, बेथली बांध। ये नदियां भी इसी नाम की हैं और बांध का नाम भी यही है ना। तो इसको, इसमें कोई दिक्कत, नदी और ये सेम है। तो इसमें नदी और ये सेम है, मैं उसमें इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बाकी जो नदी अलग होगी उसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो आपसे पूछे हैं कि अंधेरी, विलास, लहासी, बेथली बांध कहाँ स्थित है? 12 जिले में। देखिए है ना, बूंदी में देखिए गड़दड़ा बांध, गूड़ा बांध और चाकन बांध, 3 फेमस हैं। इनके देखिए गड़दड़ा जो है मांगली और उसकी सहायक नदी है डोंगरी, मांगली डोंगरी नदी पर स्थित है ना। गड़दड़ा बांध बूंदी में है।
गुड़ा बांध मेज नदी पर है, मैंने बताया ना बूंदी की फेमस नदी है जो मांडलगढ़ से निकल कर आती है। और चाकन बांध चाकन नदी पर ही है, जो मैंने बताया था आपको, चाकन नदी बूंदी जिले से निकलती है। और ये जो चाकन बांध है नैनवा तहसील में पड़ता है। तो ये जो है बूंदी के प्रमुख बांध है, गरदड़ा, गूड़ा और चाकन बांध। देखिए कोटा में बड़ा फेमस बांध है एक सावन भादो बांध, हरीश चंद्र सागर बांध। ताकली बांध एक बार ये पूछा गया था कि जिले में स्थित है। आलनिया बांध, कोटा बैराज बांध, है ना बहुत। तो देखिए सावन भादो कनवास एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। इसकी कोई नदी इससे संबंधित नहीं है, कनवास याद रखना है। हरिश्चंद्र सागर बांध काली सिंध पर है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। ताकली की नदी ताकली ही है, आलनिया की आलनिया ही है, और कोटा बैराज की नदी है चंबल। तो ये जो है कोटा के प्रमुख बांध है, सावन भादो, हरिश्चंद्र सागर, ताकली, आलनिया और कोटा बैराज, है ना। अब देखिए झालावाड़ में कौन कौन से बांध हैं। भीम सागर, चांवली, छापी, गागरीन, ये बहुत आता है, पिपलाद, इसकी नदी देखिए भीम सागर उजाड़ नदी पर है, चंवली पर ही है, छापी भी छापी पर ही है, गागरीन आहू नदी पर है, और ये भी पिपलाद नदी पर है। तो देखिए मैंने हाड़ौती के सारे बांध एक साथ आपको बता दिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी विद्यार्थियों। और ये बहुत बार पूछे जाते हैं, 4-4 बांध दे देते हैं, सुमेलित कीजिए या कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो चंबल नदी परियोजना है उसको हम अलग से पढ़ेंगे, हमने इसमें यहाँ चंबल परियोजना को भी डिस्कस नहीं किया है। तो देखिए बूंदी में गरदड़ा बांध, गूड़ा बांध, चाकन बांध। गरदड़ा मांगली डूंगरी पर, गूड़ा मेज नदी पर, चाकन चाकन नदी पर। कोटा में सावन भादो बांध कनवास में है, हरिश्चंद्र सागर बांध काली सिंध पर है, ताकली बांध ताकली नदी पर है, आलनिया बांध आलनिया नदी पर है, कोटा बैराज चंबल नदी। 12 में ये सेम नदियां हैं इसी नाम की, अंधेरी बांध, विलास बांध, लहासी बांध, बेतली बांध। और झालावाड़ में भीम सागर बांध उजाड़ नदी पर, चंवली बांध चंवली नदी पर, छापी बांध छापी नदी पर, गागरीन आहू नदी पर, और पिपलाद बांध पिपलाद नदी पर। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो विद्यार्थियों देखिए मैंने आपको चंबल नदी के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है ना। चंबल नदी की सारी विशेषताएं आ गई, चंबल नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन से बांध हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। और देखिए आरपीएससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न भी वैसे भी चंबल नदी को लेकर ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस नदी को अच्छे से समझ लीजिएगा। मेरे जो स्केच मैप्स बनाए हैं बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, साथ में एक कोई एटलस भी ले लें और उसमें भी देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जो नेक्स्ट वीडियो है हमारा वो बनास नदी से संबंधित होगा। तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।